हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं दो ध्रुवीयता तक अंत, जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर पर मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में मैंने सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शॉक थेरेपी और मिडल ईस्ट संकट के जो देश हैं, मिडल ईस्ट के जो देश है जिनके भी संकट चलते हैं, उनको रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं पढ़ाने से पहले, सोवियत संघ के विघटन को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो विघटन के कारण और परिणाम है, ये लगभग हर साल पूछे गए हैं। मैंने 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है, सभी में ये पूछे गए हैं। तो मतलब ये 100% आता है एग्ज़ाम में, वो भी 6 नंबर में आता है। तो आप इन विघटन और परिणाम को हेडिंग के साथ पूरे 6 पॉइंट अच्छे से याद कर लें। ओके, तो चलिए देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण को। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। इसमें पहला कारण क्या था? पहला कारण था लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना करना। ठीक है, सोवियत संघ जो था अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो देखिए क्या हुआ था। अर्थव्यवस्था के गतिरोध होने, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण राज्य व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं हो रहा था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी कमज़ोर हो गई थी। लोगों की जो आवश्यकताएं थी, उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी, उसकी कमी के कारण राज्य व्यवस्था को संदेह से देखा जाने लगा, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रही थी सोवियत संघ, जिसके कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा कारण है संसाधनों का गलत प्रयोग। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों, सैन्य सामग्री अपने पिछलग्गू देशों के विकास के खर्च किए, ताकि उन पर नियंत्रण बना रहे। इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। ओके फ्रेंड, सोवियत संघ ने जो अधिकतर अपने अर्थव्यवस्था का प्रयोग कहाँ पे किया? परमाणु हथियार बनाने में, सशस्त्र सामग्री बनाने में और पिछलग्गू देशों के विकास के लिए खर्च किया, जिसके कारण क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। तीसरा कारण है पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। काफ़ी समय तक यह प्रचार किया गया कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी राज्य व्यवस्था से अच्छी है। क्या सोच रहे थे लोग? कि सोवियत राज्य व्यवस्था जो है पश्चिमी राज्य व्यवस्था से काफ़ी अच्छी है। अतः जब लोगों को पश्चिमी देशों की जानकारी मिली तो उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि वह उनसे पिछड़े हुए थे। जब पूर्वी देश के जो लोग थे, सोवियत देश के जो लोग थे, उनको बाद में जब पता चला कि पश्चिम देश उनसे ज़्यादा शक्तिशाली, उनसे ज़्यादा विकसित है, तो उनका जो भ्रम था वो टूट गया। वो अपने आप को उससे पहले क्या मान रहे थे? पश्चिमी देशों से, अमेरिका ये सब देशों से अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे। लेकिन जब उनको सच्चाई बाद में पता चलता है तो उनका भ्रम टूट जाता है और उनमें निराशा उत्पन्न होती है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो तीसरा कारण का हेडिंग क्या है? पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। चौथा कारण है सोवियत संघ का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध होना। सोवियत संघ का प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध होना, कमज़ोर हो गया था राजनीतिक रूप से। ठीक है, सोवियत संघ में 70 वर्ष तक एक दल का शासन रहा, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। गतिरोध प्रशासन, अधिक भ्रष्टाचार, गलतियों को सुधारने की असक्षमता, केंद्रीकृत सत्ता के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा असफल रहा था। आम जनता के असंतोष में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब
सोवियत संघ में राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी का दबदबा था, 70 सालों तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा, कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये क्या थी, अपनी मनमानी करती थी, केंद्रीकृत सत्ता थी यहाँ पर, जिसके कारण अधिक भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ, प्रशासन व्यवस्था कमज़ोर होता गया और ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी, ये मनमानी करती थी। ओके, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इन सब भ्रष्टाचार के कारण और सरकार का उत्तरदायी नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी और लोग विरोध करेंगे सरकार का। ओके, तो इन्हीं के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। पांचवा कारण है गोर्बाचेव के प्रयत्न। लियोनिद ब्रेजनेव के बाद जब सोवियत संघ के नए राष्ट्रपति बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के आसपास, तो गोर्बाचेव जो है आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं, उनकी जो नीति है कमज़ोर रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। गोर्बाचेव ने सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु साम्यवादी दल के सदस्य अपनी सत्ता और विशेषाधिकारों के कम होने के कारण प्रसन्न नहीं थे। जनसाधारण भी सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। गोर्बाचेव सुधार करना चाहते थे, उन्होंने सुधार करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण क्या हुआ, पार्टी के जो सदस्य थे उनकी शक्तियों पर उसका असर पड़ा, तो वो जो थे गोर्बाचेव का विरोध करने लग गए। ऊपर से जो सुधार की जो गति थी बहुत धीमी हो रही थी, जिसे देखकर जनता जो थे, आम जनता निराश हो गई थी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। ओके, सिक्स्थ कारण है हमारा राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो कुछ जो गणराज्य थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ और उन्होंने अपने आप को अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा की। अपने संस्कृतियों को बचाने के लिए, अपने आप को अलग राष्ट्र बनाने के लिए, क्या किया, घोषणा कर दिया उन्होंने, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण राष्ट्रीय भावनाओं का उदय था। तत्कालीन कारण क्या था, राष्ट्रीय भावनाओं का उदय। इस प्रकार की भावनाएं रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया में विद्यमान थी। संभवतः गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष में वृद्धि की, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण, और पूरे 6 कारण आपको हेडिंग के साथ याद होने चाहिए। ये पूरे 6 नंबर में पूछा जाता है और लगभग अब तक जितने भी पेपर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के 5-6 साल के अंदर, सब में ये पूछा गया है। तो ये 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो भी 6 नंबर के। ओके, अब देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विघटन के क्या परिणाम हुए, विघटन के बाद परिणाम क्या हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन हुए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो सबसे पहला परिवर्तन जो आया वो क्या आया, शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ। शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। 1945 से लेकर 1991 तक चला था शीत युद्ध। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या हुआ, समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कैसे समाप्त हुआ, क्योंकि उस टाइम सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ही तो युद्ध होने की संभावना चल रही थी ना, इसी को तो हम शीत युद्ध कह रहे हैं ना। अब जब एक गुट का विघटन हो जाएगा तो अमेरिका के सामने तो कोई रह नहीं गया संघर्ष करने के लिए, तो इसीलिए सबसे पहले क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। लंबे समय तक चले शीत युद्ध अर्थात समाजवादी प्रणाली यूएसएसआर, पूंजीवादी प्रणाली यूएसए में चल रहे संघर्ष का अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हो गया। ओके, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो सबसे पहला परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध का दौर जो था, जो लंबे समय तक चल रहा था अमेरिका और
यूएसएसआर के बीच वो समाप्त हो गया। दूसरा परिणाम क्या हुआ, दूसरा बदलाव क्या आया, एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। शीत युद्ध काल में क्या था, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, दो ध्रुवीय में बटा हुआ था। जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया तो विश्व एक ध्रुवीय रह गया, जिसमें अमेरिका वर्चस्व, अमेरिका को अकेला रह गया ना, तो इसीलिए एक ध्रुवीय जिसमें अमेरिका वर्चस्व देखा गया। एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गया और विश्व दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गया, जिसमें अमेरिकी वर्चस्व देखने को मिला। उस टाइम अमेरिका से टक्कर लेने वाला और कोई भी देश नहीं था। ओके, तीसरा परिणाम क्या हुआ, नए राष्ट्रों का उदय, नए देशों का उदय। मैंने बताया था आपको कि सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। अब सोवियत संघ जब टूट गया, सोवियत संघ का जब अंत हो गया 1991 में, तो 15 राज्य अलग अलग होंगे ना, तो इसीलिए नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। इसके विघटन के पश्चात नए देशों का उदय हुआ, जिनकी अपनी पहचान पसंद थी। इनमें से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया, ये सब, लिथुआनिया, ये सब थे। ठीक है, पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो से संबंध रखना चाहते थे। नाटो एक सैन्य संगठन थी अमेरिका की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। यह एक सैनिक संगठन था। ओके, तो कुछ जो देश थे पूर्वी यूरोप के, या 15 गणराज्य जो थे सोवियत संघ से संबंधित जो देश थे, वो यूरोपीय संघ और नाटो से संबंध रखना चाहते थे, अपने अलग विदेश नीति अपनाना चाहते थे। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। चौथा परिणाम क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या हुआ, मजबूत हो गया। क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था था उसका तो विघटन हो गया, तो एक ही अर्थव्यवस्था रह गया ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो ये मजबूत होता चला गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, अमेरिका की प्रतिष्ठा और बल पर अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली बन गई और लोगों का साम्यवादी विचारधारा में विश्वास कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाह बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएनओ का की एजेंसी है जो उचित दर पर लोन देता है। ओके, तो ये काफ़ी शक्तिशाली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी शक्तिशाली बन गया। पांचवा परिणाम है हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ की समाप्ति, शीत युद्ध काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अधिक हथियार बनाने के लिए कंपटीशन चलता रहा, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कंपटीशन चलता रहा। जब एक सोवियत संघ, एक देश, एक समूह का विघटन हो गया, एक गुट का यानी सोवियत संघ का, तो कंपटीशन के लिए तो कोई रह नहीं गया, तो हथियारों की होड़ की समाप्ति भी हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति, शीत युद्ध काल में लंबे समय तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ चलती रही। वे एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बन सकें, इसके लिए क्या संघर्ष चलता रहा। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हथियारों की होड़ की समाप्ति का भी अंत हो गया। ओके, अब सिक्स्थ परिणाम है हमारा पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना। पूर्वी यूरोप में क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हो गया। पहले क्या था, पूर्वी यूरोप में केवल एक ही पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का, लगभग 70 सालों तक रहा था, ये मैंने बताया था। ओके, तो पूर्वी यूरोप में लंबे समय तक सोवियत संघ केंद्रीकृत सत्ता का दबदबा रहा, प्रभुत्व बना रहा, जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात समाप्त हो गई और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई। नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी। तो देखिए शॉक थेरेपी क्या था, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है कुछ देशों द्वारा जो अपनाया गया था वो क्या था, देखिए
सोवियत संघ और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके द्वारा ये अपनाया गया था। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है इस शब्द का, शॉक थेरेपी के शब्द का आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1 नंबर में पूछा जाता है, तो याद रखना अच्छे से। अब शॉक थेरेपी का डेफिनेशन अगर लिखने को आए तो आपको ये लिखना है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक आर्थिक मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था, को शॉक थेरेपी कहा गया। ओके, तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या हुआ? रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने का उन्होंने एक आर्थिक मॉडल अपनाया अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने के लिए एक आर्थिक मॉडल अपनाया जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था, कोई क्या कहा गया? शॉक थेरेपी कहा गया। परंतु शॉक थेरेपी उन्होंने अपनाया तो, लेकिन शॉक थेरेपी का अधिक फ़ायदा उनको ना मिल पाया, फ़ायदे से ज़्यादा उन्हें नुकसान मिला। तो देखिए, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा नेगेटिव परिणाम हुआ। तो पहला देखिए क्या परिणाम हुआ? रूस में पूर्ण नियंत्रित औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था, उसका अंत हो गया। 90%, कितने? 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है? 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया, इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा परिणाम हुआ रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई। रूस की मुद्रा क्या थी? रूसी मुद्रा थी। ओके, रूबल, रूस की मुद्रा रूबल थी, जिसमें काफ़ी गिरावट आई, काफ़ी इसकी जो वैल्यू थी वो गिर गई। तो क्या हुआ? लोगों ने जो पूंजी जमा कर रखी थी वो क्या हुआ? जीरो हो गया, वो भी बहुत, उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो गया। तो क्या हुआ? जमा पूंजी लोगों की समाप्त हो गई। ओके। तीसरा परिणाम है महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र सभी नागरिकों को दिए गए, परंतु अधिकांश नागरिकों ने इनको काला बाजारिया के हाथों बेच दिया, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। लोगों को महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे ही काला बाजारिया बेच दिया, भाग नहीं लिया और पैसों में उन्हें बेच दिया, क्योंकि वहाँ की मुद्रा गिर चुकी थी। लोग जो थे एक तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। चौथा परिणाम है माफिया वर्ग द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लेना। माफिया वर्ग द्वारा आर्थिक गतिविधि, जो ताकतवर लोग थे, माफिया वर्ग थे, उन्होंने क्या किया? आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया अपने बलबूते पर। पांचवा परिणाम है निजीकरण से अमीर और गरीब के अंतर में वृद्धि हुई। अब उनमें गहरी आर्थिक असमानता हो गई। निजीकरण से इन्होंने जो नीति अपनाए उसमें निजीकरण पर बल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? अमेरिका, ये जो अमीर और गरीब थे, इनमें खाई उत्पन्न हो गई। एक वर्ग अधिक गरीब हो गया, एक वर्ग अधिक अमीर हो गया, जिसके कारण इनमें आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई। शॉक थेरेपी का छठा परिणाम सरकारी रियायतों का अंत होने से गरीबी में वृद्धि हुई, क्योंकि समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया था। समाज कल्याण से संबंधित तो पुरानी व्यवस्था थी, जैसे हमने पढ़ा था ना सोवियत प्रणाली में, कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इनको बेसिक नीड्स जो था उचित दर पर उपलब्ध कराया जाता था। लोगों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था। तो इनको धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया और इसका क्या हो गया? अंत कर दिया गया, जिसके कारण गरीबी में वृद्धि हुई। सातवां परिणाम है शॉक थेरेपी से रूस के आधे व वित्तीय संस्थान लगभग 1500 दिवालिये हो गए।
शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, रूस के जो वित्तीय संस्थान थे उसका लगभग अंत हो गया, वो दिवालिया हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों में तनाव। अब पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों में तनाव क्यों आते रहते हैं बार बार, क्या कारण है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कारण तो सबसे बड़ा यही है कि ये जो है तेल संसाधनों एवं खनिज के लिए जो है यहाँ पर खनिज एवं तेल संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण क्या होता रहता है, बाहरी ताकतें भी यहाँ पर दखलंदाजी करती हैं और इनके आपस में तो संघर्ष होते ही रहते हैं। बाहरी ताकतें दखलंदाजी इसलिए करती हैं क्योंकि ये संसाधन संपन्न देश हैं। ये सब बाहरी ताकत मीन्स जैसे अमेरिका, चीन, रूस, ये सब जो है इन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। तो देखिए, पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। ओके, रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, जिसके कारण चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। हिंसक अलगाववादी आंदोलन के कारण किस देश का, कौन सा देश जो है 2 भागों में बंट गया, चेकोस्लोवाकिया, चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। याद रखना, इसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बाल्कन क्षेत्र। अब देखिए बाल्कन क्षेत्र कौन कौन से, बाल्कन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिक क्षेत्र अलग अलग है। तो बाल्टिक क्षेत्र देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इसके बाद 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। कहाँ पर 10 वर्षों तक एक युद्ध चला, गृह युद्ध? तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, 2001 तक। अजरबैजान, अर्मीनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो ये सब जो है मध्य एशिया के जो देश हैं इनमें संघर्ष चलते रहते हैं। ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक, क्या है, हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार होने से इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, परंतु इस कारण यह क्षेत्र बाहरी शक्तियों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बन गया है। यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण बाहरी जो देश हैं वो भी इस पर अधिकार जमाने के लिए क्या करते रहते हैं, दावे करते रहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के हित भी टकरा रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट होता है। अब कौन कौन से देश टकरा रहे हैं आपस में, वो देखते हैं। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है। यह क्षेत्र जो है रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा है और पश्चिमी एशिया के निकट होने के कारण, पश्चिमी एशिया के निकट वाले एरिया है, इसलिए अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। वह यहाँ अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहता है। कौन? अमेरिका। इसलिए धन देकर अफगानिस्तान और इराक के युद्ध के दौरान अमेरिका ने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। अब अमेरिका क्या चाहता है कि यहाँ पर वो अपने सैनिक अड्डे बनाए और इसका उपयोग यहाँ के देशों से लाभ ले सके। रूस इन राज्यों को निकटवर्ती विदेश मानता है। अब रूस क्या मानता है? रूस को लगता है कि ये जो है मेरे पड़ोसी देश हैं और इन्हें अपने प्रभाव में रखना चाहता है, इसीलिए वो इन पर अपना दबदबा जमाए रखना चाहता है। अमेरिका जो है सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहता है और रूस के ये सब देश पास हैं, तो रूस जो है उस पर अधिकार जमाना चाहता है। ठीक है। चीन के हित खनिज तेल जैसे संसाधनों के कारण जुड़े हैं, अतः चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया है। चीन के हित जो है खनिज तेल
जैसे संसाधनों के कारण जुड़े हैं, ये जो है खनिज तेल चाहता है, ठीक है, उनसे लेना चाहता है, उनसे व्यापार करना चाहता है, इसलिए वो सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर उनसे अच्छे संबंध बनाने लगा, आर्थिक संबंध बनाने लगा, व्यापार करने लग गया। ओके, तो इस प्रकार इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव का वातावरण हमेशा बना रहता है। इन्हीं सब के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के कारण यहाँ पर जो है तनाव बना रहता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण, परिणाम, शॉक थेरेपी और मध्य ईस्ट क्राइसिस के बारे में बताया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम को पूछा जाता है। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लें, ये 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।